ओशो ताजगी, फ्रेशनेस और दाढ़ी मूंछ पर क्या कहते हैं। ओशो की किताब से मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। इसलिए मैं तो कहूँगा कि मैं कृष्ण के उत्सववादी चित्त से राजी हूँ। इस देश में न राम को, न कृष्ण को, न बुद्ध को, न महावीर को, जैनों के 24 तीर्थंकर में किसी को भी दाढ़ी मूंछ नहीं है। उनकी प्रतिमाओं में, न ही उनके चित्रों में। क्या कारण होंगे इसके पीछे? ऐसा मैं नहीं मानता हूँ कि इनको दाढ़ी मूंछ नहीं रही होगी। एकाध को हो सकता है न रही हो, सबको न रही होगी, ऐसा मैं नहीं मान सकता। तथ्यगत वह नहीं है, लेकिन फिर भी हमने नहीं दी है तो कुछ कारण होंगे। कई कारण है। बड़ा कारण, पहला कारण तो दाढ़ी मूंछ आने के पहले व्यक्ति की जो वय है वह सबसे ज़्यादा फ्रेश और ताज़ी है। इसके बाद फिर वह ढलने लगता है। वह ताजगी का, फ्रेशनेस का आखिरी क्षण है। उसके बाद चीज़ें उतरनी शुरू हो जाती है। हमने इन लोगों को ताजगी का अनंत सागर अनुभव किया है। इन्हें हमने कभी उतरते नहीं देखा है जिंदगी में। इन्हें हमने सदा ताज़े देखा है। ऐसा नहीं कि ये बूढ़े नहीं हुए, ऐसा नहीं कि इनका शरीर ढला नहीं, ऐसा नहीं कि इनके जीवन में वार्धक्य के क्षण नहीं आए, वह सब आए, लेकिन इनकी चेतना को हमने सदा किशोर देखा है, इटर्नल यंग। उन्हें हमने कभी भी उनकी चेतना की जो हमारी समझ है वह हमने पाई है। वह सदा ही किशोर है। वे उतनी ही ताज़ी है उनकी ताजगी में। वे उतने ही ताज़े हैं उनकी ताजगी में। उनकी चेतना की ताजगी में कभी कोई फर्क नहीं पड़ा है। और ये सारी मूर्तियाँ और सारे चित्र व्यक्तियों के चित्र नहीं, व्यक्तियों की मूर्तियाँ नहीं है। उन व्यक्तियों के भीतर हमने जो झांका है उसके चित्र है। कंटेस्ट, फ्रेशनेस, एक युवापन, एक सदा उनके साथ है। कृष्ण को बूढ़ा हम सोच भी नहीं सकते। कोई उपाय नहीं है। ऐसा नहीं कि वे बूढ़े नहीं हुए, वे बूढ़े हुए, लेकिन हम सोच नहीं सकते इस आदमी को यह बूढ़ा कैसे होगा। और कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनको हम सोच भी नहीं सकते कि ये बच्चे वे पहले से ही बूढ़े होते हैं। अभी एक गांव में मैं गया और एक लड़की ने मुझे कहा, उसकी उम्र कोई 13-14 साल की थी। उसने मुझे कहा कि मुझे तो मुक्ति चाहिए,
अब यह लड़की बूढ़ी हो गई। मैंने उससे कहा कि तू बूढ़ी हो गई, मुक्ति की बात अभी जी भी नहीं, अभी बंधन में पड़ी भी नहीं, अभी खुलने की बात। लेकिन पर उसने कहा कि मेरे घर में तो बड़ा धार्मिक घर है। वह मुझे अपने घर ले गई। धार्मिक घर जैसा होता है, उदास, मरा हुआ, सब राह देख रहे हैं मुक्त होने की, तो वहाँ जीने की फुर्सत किसको। बाप भी मरा हुआ, माँ भी मरी हुई, सारा घर उपवास की छाया में दबा हुआ। स्वभाव था तो यह लड़की बूढ़ी हो गई। अगर इस लड़की का चित्र बनाना पड़े तो 14 साल की उम्र देना अनऑथेंटिक होगा, अप्रामाणिक होगा। इस लड़की का चित्र बनाना पड़े तो कैमरा तो चित्र उसका लेगा, उसमें 14 साल आएंगे। लेकिन अगर कोई चित्रकार इसका चित्र बनाए तो 80 साल की उम्र बनानी चाहिए। इसके चित्त की उम्र वह हो गई। बुद्ध, महावीर, कृष्ण, राम ये सदा यंग है, लेकिन हम 25 साल का भी बना सकते थे उनका चेहरा। तब उन पर दाढ़ी मूछ होती। वह 13-14 साल वाला चेहरा जिसकी दाढ़ी मूछ नहीं है, वह हमने क्या बनाया, उसके पीछे कारण है। लेकिन जो चीज़ शुरू हो गई फिर उसका अंत आता है। अगर दाढ़ी मूछ शुरू हो गई फिर बुढ़ापा आएगा। 25 साल का बनाना उचित नहीं था, क्योंकि दाढ़ी मूछ हो गई जो अब वह जाएगी भी, गिरेगी भी, बुढ़ापा आएगा भी। तो इसलिए हमने उस जगह से जहाँ से वह शुरू ही नहीं हुई, उसको हमने लास्ट पॉइंट समझ लिया। उसके बाद हमने उनका चित्रण नहीं किया। एक कारण। दूसरा कारण, पुरुष के मन में सौंदर्य का जो ख्याल है वह स्त्रैण है। पुरुष के मन में सौंदर्य की जो प्रतिमा है वह स्त्री की है। पुरुष के मन में सौंदर्य की प्रतिमा पुरुष की नहीं है। और ये सारे कवि और ये सारे चित्रकार और ये सारे शास्त्रकार पुरुष है। अगर कृष्ण को सुंदर बनाना है, और सुंदर बनाना ही है, क्योंकि कृष्ण से ज़्यादा सुंदर क्या हो सकता है, तो जो चेहरे की शक्ल होगी वह स्त्रैण होगी। इसलिए बुद्ध की, कृष्ण की, सबके चेहरे की शक्ल स्त्रैण है। चेहरे पर जो बिंब है वह स्त्री का है, पुरुष का नहीं है। पुरुष की समझ सौंदर्य की स्त्रैण है। इसलिए सारी दुनिया में जैसे हमारी समझ बढ़ती चली गई, पुरुष ने अपनी दाढ़ी मूछ काटकर अलग कर दी। कारण वही है, पहले उसने राम बुद्ध की साफ की, बाद में अपनी साफ कर दी। उसके मन में ख्याल है कि चेहरा तो स्त्री का सुंदर है, तो स्त्री के चेहरे जैसा कैसे उसका चेहरा हो जाए, इसकी चेष्टा में सतत लगा हुआ है। हालांकि
इस बात की तरफ से सच नहीं, यह बात स्त्री की तरफ से सच नहीं है। स्त्री के मन में जो सौंदर्य का अर्थ है वह सदा पुरुष जैसा है। स्त्री के मन में दूसरी स्त्री बहुत सुंदर नहीं मालूम हो सकती। स्वभावतः स्त्री के मन में जो सौंदर्य का बिंब है वह पुरुष के चिन्ह का है। अगर स्त्रियां राम, कृष्ण और बुद्ध की मूर्तियां और चित्र बनाती तो मेरी अपनी समझ है कि उसमें दाढ़ी मूंछ अनिवार्य होती, क्योंकि स्त्रियों को वह जचता ही नहीं, वह स्त्रैण मालूम पड़ते हैं। और मैं आज भी नहीं मानने को राजी हूँ कि दाढ़ी मूंछ अलग करने के बाद स्त्री को कोई चेहरा प्रीतिकर लगता है। नहीं लग सकता, क्योंकि जिस चेहरे से दाढ़ी मूंछ विदा हो गई उस चेहरे से पुरुष का कुछ हिस्सा विदा हो जाता है। जरा उल्टा करके सोचे कि स्त्रियां दाढ़ी मूंछ लगा ले तब आपको कितनी प्रीतिकर लगेगी। आप दाढ़ी मूंछ काटकर उतने ही प्रीतिकर लगते होंगे। स्त्रियां चाहे कहे चाहे न कहे, क्योंकि स्त्रियों को कहने की स्वतंत्रता भी नहीं रही। उनके सोचने के ढंग भी पुरुष के जैसे नहीं है। उन्होंने तय कर दिए हैं, इसलिए वे कभी असर्ट भी नहीं कर सकती। लेकिन आप ध्यान रखें कि जब भी किसी युग में पुरुष सम्राट होगा, पुरुष सौंदर्य से प्रकट होता है तो दाढ़ी मूंछ लौट आती है। दाढ़ी मूंछ की रौनक वापस लौट आती है। लेकिन कभी भी कहीं भी जब भी कहीं ऐसा होता है, पुरुष सौंदर्य स्थापित होता है तो दाढ़ी मूंछ वापस लौट आती है। लेकिन वह स्त्री को देखकर अगर हम अपना चेहरा निर्धारित करेंगे तो उसमें दाढ़ी मूंछ चली आएगी। स्त्रियां भी पुरुष जैसे होने की बड़ी कोशिश में लगी रहती है। सारी दुनिया में चल रही है दौड़। स्त्रियां पुरुष जैसे कपड़े पहनना चाहेगी, क्योंकि उनके मन में सौंदर्य का अर्थ पुरुष है। पुरुष जैसी घड़ियां बांधना चाहेगी, क्योंकि उनके मन में सौंदर्य का अर्थ है पुरुष। पुरुष जैसे काम करना चाहेगी, क्योंकि उनके मन में सौंदर्य का प्रतीक पुरुष है। अगर स्त्रियों का समाज किसी दिन जीत गया, जिसका कि डर रोज रोज पैदा होता जा रहा है, क्योंकि पुरुष काफी दिन मालिकियत कर लिया है, अब पलड़ा बदलेगा। बहुत दिन हो गए आप स्त्री के ऊपर बैठे बैठे, अब स्त्री आपके ऊपर आएगी। जिस दिन स्त्री आपके ऊपर आएगी, कुछ आश्चर्य न होगा कि स्त्री दाढ़ी मूंछ लगाने की कोशिश करे, कोई आश्चर्य न होगा। कोई आश्चर्य न होगा कि स्त्री दाढ़ी मूंछ लगाने की कोशिश करे, कोई आश्चर्य न होगा। कोई आश्चर्य न होगा
आज हमें आश्चर्य लगता है क्योंकि वह घटना हमारे ख्याल में नहीं आती। वैसे वह और तरह से दाढ़ी मूछ लगाने की कोशिश में लगी हुई है। वह ठीक पुरुष जैसे होने की कोशिश में लगी हुई है। सब भांति वह पुरुष के बगल में खड़ी हो जाए, पुरुष की सारी दूसरी कॉपी बनकर। पुरुष भी उस कोशिश में लग रहा है। यह एब्सर्ड कोशिश है, इसका कोई मतलब नहीं है। जिन मूर्तिकारों ने कृष्ण, राम और बुद्ध की मूर्तियाँ अंकित की है, वे पुरुष है और स्त्रीण सौंदर्य उनके मन में है। इसलिए ये कोई चित्र और प्रतिमाएं ऑथेंटिक नहीं है, प्रामाणिक नहीं है। अगर आप जैनों के 24 तीर्थंकरों को प्रतिमाएं देखें तो आपको पता चल जाएगा कि बिल्कुल एक जैसे है। अगर उनके नीचे बने हुए चिन्ह अलग कर दिए जाए तो उनमें कोई फर्क नहीं। अगर बुद्ध और महावीर प्रतिमाओं पर से सिर्फ कपड़े का भेद अलग कर दिया जाए तो वे बिल्कुल एक जैसी है, उनमें कोई फर्क नहीं रह जाता। क्या ये सब शक्लें एक जैसी रही होगी? नहीं, ये शक्लें एक जैसी नहीं हो सकती। एक जैसी शक्लें कब होती है? लेकिन बनाने वाले चित्रकार के पास एक जैसे प्रतीक है। वह बुद्ध को बनाने वाला चित्रकार भी बुद्ध की मूर्ति को सुंदरतम बनाने की कोशिश कर रहा है। महावीर का चित्र भी महावीर की मूर्ति को सुंदरतम बनाने की कोशिश कर रहा है और तब सुंदरतम बनाने की कोशिश में वे शक्लें एक जैसी हो जाने वाली है, करीब करीब एक जैसी हो गई है। देखो, फ्रेशनेस और दाढ़ी मूछ का जहाँ तक सवाल है, उम्र के एक अंतिम पड़ाव में एनलाइटन व्यक्ति को फ्रेशनेस हमेशा ही रहती है। वो हमेशा ही ताजगी से भरा हुआ रहता है। हाँ, जहाँ तक यह सवाल है कि दाढ़ी मूछ रहती है या नहीं, दाढ़ी मूछ तो रहेगी, लेकिन वह उसका जो निर्वाण क्षेत्र है, जहाँ से फ्रेशनेस शरीर में उतर आती है, वह फ्रेशनेस के चित्र बहुमूल्य तौर पर लिए जाते हैं। उसे ही बहुमूल्य माना जाता है। शरीर को तो दाढ़ी मूछ आएंगी ही, लेकिन वह जो फ्रेशनेस है, जिसे हम परम आत्मा या परमात्मा या निर्वाण क्षेत्र या महापरिनिर्वाण क्षेत्र कहे, वह बगैर दाढ़ी मूछ के ही है। उसके बिना कुछ हो नहीं सकता। जहाँ जहाँ बुद्ध पुरुषों का उल्लेख है, उनके चित्रों में कभी दाढ़ी मूछ दिखाई नहीं गई है और दिखाने का कोई कारण भी नहीं। जब तक दिखाने का सवाल आता है, तब तक वो दाढ़ी मूछ उनके जीवन में विदा हो जाती है। और ओशो कहते हैं कि फ्रेशनेस भी उसी
जीवन के अंतिम पड़ाव में ही आते हैं। जैसे जैसे जीवन विराट होते जाता है वैसे वैसे उनकी ताजगी, उनका सौंदर्य और उनकी शक्ति, इसमें एक निखार आता है। यह निखार ही उनके चित्र बन जाते हैं। करीब करीब सब बुद्ध पुरुषों की एक जैसी हालत है, क्योंकि सबका स्वाद एक है, सबका परमात्मा एक ही दिया जलाता है, जिसे हम होश कहते हैं। और इस होश को लेके ही जीवन आगे बढ़ता है। इस विराट दुनिया में जो होश के साथ चलता है उसे फ्रेशनेस भी और कामकाज में भी ताजगी महसूस होगी। होश हर कदम अपने भाव के साथ चलता है। जहाँ जहाँ भाव है वहाँ वहाँ अपने सौंदर्य को बचाए रखने का कार्य करती है। फ्रेशनेस और ताजगी, इस संबंध में ओशो बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन जहाँ तक मेरी समझ है, होश और साक्षी भाव हर किसी ने रखना चाहिए। आज इतना ही। आपके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।